गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक श्री राम क्लासेस। आज हम करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो। आज हम प्लेटो की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने अपने दर्शन से संबंधित कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं। यानी प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, क्योंकि उससे पहले पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का इतना क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया जितना कि प्लेटो ने किया था। यानी प्लेटो ने राजनीति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया और अपनी थ्योरी दी। प्लेटो के संबंध में इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसका राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश है। यानी उसने अपने राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवस्थित और विस्तृत रूप दिया और मानवता के लिए संदेश दिया। इसके साथ ही उसने नगर राज्यों में जैसे कोई बुराइयां व्याप्त थी और उनको दूर करने का भी प्रयास किया। जो राजनीतिक व्यवस्था में यानी अव्यवस्था फैली हुई थी उसमें सुधार के लिए उसने दार्शनिक राजा की कल्पना की। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो का जीवन परिचय, यानी कैसी परिस्थितियों से प्रभावित होकर उसने कैसा राजनीतिक जीवन जिया जिससे उनके विचार यानी राजा के प्रति ऐसे हो गए। यानी उन्होंने अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा की जो कल्पना की वो किन कारणों और परिणामों का परिणाम थी। पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक प्लेटो का नाम एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईस्वी पूर्व हुआ था। ईस्वी पूर्व हुआ था। उसका पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डर वंश में हुआ था और उसकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने से थी। उसे उच्च कुल, वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य और प्रखर बुद्धि सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था। किसको? प्लेटो की माता को। उसका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीस था। किसका? प्लेटो का। किंतु उनके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया। यानी अरिस्तोक्लीस से प्लेटो नाम कैसे पड़ा? उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उनके व्यायाम शिक्षक ने ही उनका नाम प्लेटो रख दिया और कालांतर में यानी वर्तमान में यही प्लेटो नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया। सुकरात कौन थे? प्लेटो के गुरु। जहाँ 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उन्होंने ज्ञानार्जन किया। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण तत्कालीन स्थिति के आधार पर उनका स्वाभाविक इच्छा क्या थी? एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी। यानी वो क्या थे? राजनीतिक जीवन में प्रवेश करना चाहते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वो इससे विमुख कैसे हुए और उन्होंने अपना लक्ष्य यानी कैसे बदला। किंतु उनकी प्रिय गुरु की उनकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात की जब 399 ईस्वी में मृत्युदंड मिला तो इससे घटना से प्लेटो के जीवन पर आघात पहुंचा और उसका राजनीतिक योजनाएं और दर्शन को अपना लिया। यानी वो राजनीतिक जीवन से विमुख हो गया। यानी प्लेटो क्या था? प्लेटो का शिष्य गुरु कौन था? सुकरात। और अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। इसके साथ ही अब हम आगे पढ़ेंगे
सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक नहीं रह सका और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्षों तक मिस्र, यूनान, इटली के नगरों में भ्रमण करता रहा और ऐसा समझा जाता है कि उसने यानी एक युग बीत जाने पर पितृभूमि के प्रेम में प्लेटो को फिर सताया और वह एथेंस लौट आया। यानी क्या है, यात्रा के पश्चात कुछ समय पश्चात वो वापिस एक युग बीत जाने के पश्चात पुनः एथेंस लौट आया और सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद विदेशी यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईस्वी पूर्व में प्रथम विश्वविद्यालय यानी जो कि अकादमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी एक शिक्षण संस्था खोली जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। उसने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में बिताए और इस अकादमी में राजनीति, कानून और दर्शन सभी विषयों से संबंधित शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी। यानी उनकी शिक्षण संस्था का नाम क्या था? अकादमी। और वो यानी उसमें किसकी शिक्षा दी जाती थी? राजनीति, कानून और दर्शन सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी और ज्यामिति की शिक्षा को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त था। किसकी शिक्षा को? ज्यामिति की शिक्षा को। इस शिक्षण संस्थान की प्रवेश द्वार पर स्पष्ट रूप से अंकित था कि गणित के ज्ञान के बिना इस अकादमी में प्रवेश संभव नहीं है, ऐसा प्लेटो ने कहा था। और 367 ईस्वी पूर्व जो दियोनीसियस प्रथम की मृत्यु के बाद यानी दियोनीसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा, उसी समय संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया है। यानी प्लेटो को ये लगा कि राजनीतिक अव्यवस्था थी, उसको सुधारने के लिए यानी जो उसका दार्शनिक राजा का सिद्धांत था उसको व्यवहारिक रूप में अप्लाई करने का समय आ गया है और उसने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 81 वर्ष की आयु में 81 आयु में 347 ईस्वी पूर्व अरस्तु आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गया। यानी हमने अब ये पढ़ा भी सुकरात, प्लेटो कैसे यानी दार्शनिक राजा के विचार उसके मन में आए और उसने कैसे आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी वो राजनीति में आना चाहता था लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, राजनीति में कुछ बुराइयां थी और उनके गुरु सुकरात को इस प्रकार यानी मृत्यु दंड मिला जिससे वो क्या है राजनीति से विमुख हो गए और उन्होंने अपनी विदेशी यात्रा की। विदेशी यात्रा के पश्चात वे पुनः एथेंस लौटे और एथेंस लौटने के पश्चात उन्होंने अपना एक शिक्षण संस्थान जिसका नाम है अकादमी, उसकी स्थापना की और वहाँ ही उन्होंने राजनीति, कानून और दर्शन से संबंधित सभी विषयों का यानी व्यवस्था की, अध्यापन की व्यवस्था की और मेन रूप से अकादमी के प्रवेश द्वार पर स्पष्ट शब्दों में अंकित किया कि बिना गणित के ज्ञान के इस संस्था में प्रवेश संभव नहीं है, यानी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी वो गणित को इतना अधिक महत्व देते थे। अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट यानी प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो की साम्यवाद संबंधी क्या धारणा थी? प्लेटो ने साम्यवाद के संदर्भ में कौन कौन से विचार व्यक्त किए हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि
रिपब्लिक जो थी प्लेटो की सर्वोत्तम कृति थी, जिसमें उनकी नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का अभूतपूर्व रूप देखने को मिलता है। यानी रिपब्लिक ग्रंथ को हम देखते हुए उनका कह सकते हैं कि यह न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम क्या रिपब्लिक रखा गया। और इसके साथ ही इसमें समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई। किसमें? प्लेटो का प्रसिद्ध ग्रंथ जो रिपब्लिक है। इसके साथ ही समाजशास्त्र, आध्यात्मिक, शैक्षणिक सभी समस्याओं और विचारधाराओं का विस्तार रूप से विवेचन किया गया। यह तो एक प्रकार से संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है। क्या? जो उसका ग्रंथ रिपब्लिक था। तो रिपब्लिक में हमने क्या पढ़ा? जो प्लेटो की बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था, और उसमें उन्होंने समाजशास्त्र, आध्यात्मिक, शैक्षणिक सभी समस्याओं का विस्तार से विवेचन किया, और जो कि मानव जीवन का दर्शन है। इसमें ही उन्होंने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा की कल्पना की और साम्यवाद के सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया, और सबसे विस्तृत विवेचन उन्होंने रिपब्लिक में न्याय संबंधी अपनी धारणा का किया। अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा। इसमें भी हम यही पढ़ेंगे भी न्याय शब्द का प्रयोग प्लेटो ने वैधानिक नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। यानी रिपब्लिक प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण और अविभाज्य ग्रंथ है, और जिसका महत्वपूर्ण कार्य यह है कि न्याय की प्रकृति और उसके अधिवास की खोज करना है। वे न्याय कहाँ निवास करता है। रिपब्लिक में उसकी इस धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि रिपब्लिक प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। इसीलिए रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया। इस संबंध में यानी इन विचारों को ही गार्नर ने स्पष्ट रूप से लिखा है, चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणाओं का विरोध कर रहा हो या समाज की विद्यमान व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयत्नशील हो। न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार है। यानी न्याय को प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त यानी प्रदान किया है। इसलिए रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित रखा गया। और वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग कानून के आधार पर न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर दिया जाता है। क्या है? वर्तमान में कानून का क्या अर्थ है कि न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर ही व्यक्ति को दंडित किया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। यानी नैतिकता के नाते मनुष्य को न्याय का पालन करना चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे, किंतु प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक यानी कानूनन अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया, यानी नैतिकता के साथ कानूनन रूप में नहीं। इसका अर्थ केवल यही है कि मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों का पालन करे और जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित को दृष्टि में रखकर किया जाना आवश्यक है। यानी हम यह कह सकते हैं कि प्लेटो का विचार था कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों के कर्तव्यों में बाधक ना बने, ताकि समाज व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इसी कथन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। इसके साथ ही हम आगे कहेंगे कि प्लेटो ने कहना है कि समाज अथवा राज्य, एक ही बात है,
समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। तो प्लेटो ने न्याय संबंधी अपनी धारणा का प्रतिपादन अपने प्रसिद्ध ग्रंथ किस में दिया? रिपब्लिक में दिया। और उन्होंने क्या कहा? न्याय संबंधी उनकी धारणा वैधानिक नहीं वरन नैतिक थी। उन्होंने क्या साथ ही क्या कहा कि ये समाज अथवा राज्य द्वारा निर्धारित है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ दूसरों के कर्तव्य में बाधक ना बने ताकि समाज व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ ही इस संबंध में उनके शिष्य अरस्तु ने कहा है कि न्याय वह संपूर्ण सद्गुण है, यानी अच्छे गुणों का योग जो एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं, यानी व्यवहार द्वारा भी किसी को हानि नहीं पहुंचाना। नैतिकता के नाते यानी हम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम दूसरों से आशा करते हैं। प्लेटो ने अपनी न्याय धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व प्रचलित समय में न्याय संबंधी धारणाओं का खंडन किया है, यानी प्लेटो ने अपनी न्याय संबंधी धारणा का जो प्रतिपादन किया है उससे पहले उस समय प्लेटो के समय जो राजनीतिक जीवन में बुराइयां थी और जो अव्यवस्था थी उसको, यानी समय जो न्याय से संबंधित सिद्धांत प्रचलित थे उन सब धारणाओं का उन्होंने खंडन किया और उनके बारे में अपनी निम्नलिखित धारणाएं प्रस्तुत की। तो अब हम पढ़ेंगे यानी प्लेटो के समय में प्रचलित जो धारणाएं थी, जो सिद्धांत थे वो कौन से थे और प्लेटो ने उनका किस तरह से सुधार किया। तो इस प्रकार आज हमने यानी पढ़ा प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यानी परंपरागत सिद्धांत जिनका प्लेटो ने खंडन किया था। इसमें सबसे पहली धारणा आती है परंपरागत सिद्धांत। इसमें हम बताएंगे कि परंपरागत सिद्धांत में न्याय के बारे में क्या विचारधाराएं उस समय थी और प्लेटो ने उनका किस तरह खंडन किया है। फिर हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी सिद्धांत और उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्यकारण सिद्धांत। और परंपरागत सिद्धांत के उस समय प्रतिपादक थे सिफालस और पॉलीमार्क्स और उसके आगे बी नंबर क्रांतिकारी सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे थ्रेसिमेक्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके पश्चात सी नंबर आता है कार्यकारण सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक है ग्लाउकन। तो हम पहला हमारा ए नंबर करते हैं परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत के प्रतिपादक जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कौन थे? सिफालस और पॉलीमार्क्स, यानी इन्होंने परंपरागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पॉलीमार्क्स फिर हम पढ़ेंगे पॉलीमार्क्स ने परंपरागत सिद्धांत के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं और उनके पुत्र सिफालस ने परंपरागत सिद्धांत के बारे में यानी न्याय से संबंधित सिद्धांत के बारे में क्या विचार दिए हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्लेटो ने यानी सिफालस और पॉलीमार्क्स के विचारों को में क्या सुधार किया है। तो पॉलीमार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है, यानी सिफालस का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। न्याय एक कला है, कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है, अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। जैसे हम कह सकते हैं कि यानी जो जैसा करे उसको साथ वैसा ही व्यवहार करे, अच्छा करे तो उसको अच्छा और बुरा करे तो बुरा। किंतु प्लेटो न्याय की इस धारणा को स्वीकार नहीं करता। किस धारणा को? कि
व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। इसकी खंडन प्लेटो ने निम्न शब्दों में की है। प्लेटो कहता है, सत्य बोलने और ऋण चुका देने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों कुछ ही परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण और अनुचित हो जाते हैं। जैसे सत्य बोलते हुए दूसरे को अपने देश के सैनिक रहस्यों की जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। जैसा कि हमारा कथन था कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना न्याय है। इसकी आलोचना प्लेटो करते हैं और उन्होंने क्या कहा, अन्याय है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने स्वचित वाले मित्र से अस्त्र ले और बाद में अस्त्र देने वाला पागल हो जाए तो अपने अस्त्रों को वापस मांगे, तो ऐसे अवस्था में अस्त्रों को लौटाना एक न्यायपूर्ण कार्य नहीं है, वरन यह एक अन्यायपूर्ण कार्य है। यानी ये सिफालस के विचारों की आलोचना करते हुए प्लेटो कहता है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य बोलते हुए अगर हम अपने देश के रहस्यों को दूसरों को बतला देते हैं तो वो न्याय नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सिफालस के दूसरे विचार का भी खंडन किया, जो क्या था, दूसरों के ऋण को चुका देना। दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। इसका खंडन करते हुए भी उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने स्वस्थ चित्त वाले व्यक्ति को, जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसको अगर हम कोई अस्त्र दें और जब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और उसके बाद हम उससे वो अस्त्र वापस मांगे या उससे वापस दे, तो यह एक अन्यायपूर्ण कार्य हो जाता है। ये तो हो गई हमारी यानी सिफालस के विचारों की प्लेटो द्वारा आलोचना कह दो या उसका पुष्टिकरण। फिर हम उसके पुत्र पोलीमार्क्स ने जो कहा है उसका खंडन करते हुए प्लेटो ने न्याय के बारे में अपने जो विचार दिए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पोलीमार्क्स ने क्या कहा है। पोलीमार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उचित व्यवहार देना ही न्याय है। यानी उसने क्या कहा कि चतुराई के साथ प्रयोग करते हुए किसका, न्याय का, यानी मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। तो इसकी आलोचना करते हुए यानी प्लेटो ने कहा है कि जब क्या हो, यानी मित्रों की भलाई और शत्रुओं की बुराई करने की बात सरल है, परंतु इस दशा में इसका क्या अर्थ होगा जबकि केवल मित्र केवल नाम के लिए मित्र हो और यथार्थ में वो क्या हो, शत्रु हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम मित्र और शत्रु का भेद नहीं जान पाते और व्यवहारिक जीवन में अनेक बार ऐसा होता है जबकि मित्र केवल नाम का ही मित्र होता है। इसके साथ ही हम आगे करेंगे दूसरा क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत किसने दिया? क्रांतिकारी सिद्धांत यानी क्रांतिकारी सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बताया किसने दिया, थ्रेसिमेक्स ने दिया। क्रांतिकारी सिद्धांत की धारणा किसने दी? थ्रेसिमेक्स ने दी। थ्रेसिमेक्स का कथन है कि शक्ति ही सत्य है, इस विचार पर आधारित है और उनका कहना था कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। यानी थ्रेसिमेक्स का मानना था कि शक्तिशाली व्यक्ति ही अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं और शक्तिशाली व्यक्ति के अधीन ही पुलिस, न्यायालय, जेल इत्यादि शक्तिशाली व्यक्तियों के अधीन ही होते हैं। ऐसा थ्रेसिमेक्स का
मानना था। न्याय के बारे में उनके दो दृष्टिकोण थे। कौन सा दृष्टिकोण? यानी शक्ति ही सत्य है और दूसरा शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। तो प्रथम समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, किंतु केवल शक्तिशाली ही इसमें सफल होते हैं। ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानूनों के पालन में ही न्याय है। अब ये देखो, शासन द्वारा निर्मित कानूनों का पालन ही न्याय है। और शासन यानी सरकार किसके अधीन है? बड़े लोगों के अधीन। तो उनके हित में ही कानून बनाए जाएंगे और उनके हित में ही पारित किए जाएंगे। तो ऐसे में थ्रेसिमेक्स दो बातें कहता है। क्या? शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए शासन करता है, अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है। उन्होंने क्या कहा कि अन्याय की जगह न्याय, चाहे वो शक्तिशालियों के हित में ही क्यों न हो, अधिक श्रेष्ठ है। इसके साथ ही हम आगे पढ़ेंगे। यानी प्लेटो ने थ्रेसिमेक्स के इन दोनों विचार, कौन से दोनों विचार? यानी शक्ति ही सत्य है और दूसरा विचार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, इन विचारों का खंडन करता है। प्रथम विचार जो कि ये था कि शक्ति ही सत्य है कि विचार के संबंध में उसका कथन है कि शासन करना एक कला है और सभी कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं होता, वरन विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर करके उनकी गुप्त शक्तियों को जागृत करना है। यानी प्लेटो ने क्या कहा? यानी शक्ति ही सत्य है की धारणा का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि शासन करना एक कला है और इसमें सिर्फ जो कलाकार होता है वो स्वयं अपनी कला तक ही सीमित नहीं रहता, वरन उसके दोषों को भी दूर करना वह अपना कर्तव्य समझता है, जिसके साथ उसका संबंध होता है। जिस प्रकार एग्जाम्पल देते हैं, एक अच्छा शिक्षक प्रजा के दोषों, दुखों और कठिनाइयों को दूर कर उनका कल्याण करता है। यानी जिस प्रकार हमने भारतीय विचारक में पढ़ा, भारतीय विचारक में हमने मनु विचारक पढ़ा, उसमें कहा कि जो राजा प्रजा को पुत्र के समान नहीं समझता वह नरक का भागी होता है। यानी उसी से संबंधित पाश्चात्य विचारक प्लेटो की भी सेम यही धारणा है कि शासक का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जनता की कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करना और जनता का कल्याण करना। यानी प्लेटो के विचार वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों से मिलते जुलते हैं। वर्तमान में लोकतांत्रिक राज्यों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? जनता का हित करना, जनता के हित में कानून प्राप्त करना और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्रदान करना। दूसरा विचार क्या था? शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। ये विचार किसका था? ग्लाउकन का। उन्होंने क्या कहा था कि दूसरे विचार के संबंध में उसका कथन है किसका? प्लेटो का। न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है। यानी उनको मानना था कि न्याय पर जो व्यक्ति चलेगा, यानी उन्होंने न्याय को प्लेटो ने नैतिकता के साथ जोड़ा है, इसीलिए उन्होंने अपने कथन में स्पष्ट किया है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है और ऐसा व्यक्ति ही आगे समाज कल्याण के हित में सोच सकता है। इसके साथ ही आगे हम इसमें तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा परंपरागत सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन थे? सिफालस और पॉलीमार्क्स। दूसरा पढ़ा क्रांतिकारी सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे थ्रेसिमेक्स। और तीसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे कार्यकारण सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है ग्लाउकन। कौन है? ग्लाउकन। यानी कार्यकारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पाश्चात्य विचारक ग्लाउकन। उनका कहना था कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समय अनुसार बदलती हुई परंपराएं हैं। यानी उन्होंने किसको स्थान दिया? परंपराओं का। ग्लाउकन ने क्या कहा कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और उसका प्रमुख आधार क्या है?
समय के अनुसार बदलती हुई परंपराएं, यानी जिस प्रकार परंपराएं या रूढ़ियां अभी समय बदलते जाएंगे वैसे वैसे यानी कानून का स्वरूप भी बदलता जाएगा। वर्तमान अनुबंधवादी विचारकों को आप समझौतावादी विचारक भी कह सकते हैं। समझौतावादी विचारकों के रूप में हम किनके नाम जाने जाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, उसमें हमने बताया कि समझौतावादी विचारक के रूप में होब्स, लॉक और रूसो का नाम सम्मिलित रूप से आता है क्योंकि इन्होंने समझौता सिद्धांत संबंधी थ्योरी प्रस्तुत की थी और इन्होंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति समझौते का परिणाम है। तो अनुबंधवादी कह लो या समझौतावादी विचारक कौन थे? होब्स, लॉक और रूसो। तो ये क्या थे? समझौतावादी विचारक थे और इन्होंने यह स्पष्ट किया जिसके आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ और मानवीय व्यवहार और न्याय का मापदंड निर्धारित करते हैं और दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं। तो ग्लाउकन ने क्या कहा? न्याय क्या है? भय का शिशु है, यानी दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के कानूनों का पालन करते हैं। तो उनका मानना था कि अगर दंड शक्ति ना हो तो क्या है, यानी इसके अभाव में मनुष्य क्या है, न्याय का पालन नहीं करेंगे। यानी न्याय भय का शिशु है, यानी भय के बिना या दंड के बिना न्याय का पालन यानी न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। इसके साथ ही ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है। सेम वही बात रिपीट हो रही है। यह निर्बलों की आवश्यकता है, न कि शक्तिशाली का हित। इसमें भी यही बताया गया है कि यानी शक्तिशाली व्यक्ति ही अपने हितों की पूर्ति करते हैं और गरीब लोगों के लिए न्याय का कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें यह बताया कि राज्य भय की प्रवृत्ति पर आधारित है। राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं है वरन एक क्या है, कृत्रिम संगठन है, बनावटी संगठन है। तो प्लेटो ने इस धारणा से भी सहमत नहीं थे। किस धारणा से? न्याय भय का शिशु है, यानी व्यक्ति न्याय का पालन तभी करते हैं जबकि उन्हें दंड शक्ति का भय हो। तो प्लेटो इस धारणा से भी सहमत नहीं थे और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। प्लेटो ने कहा कि वह कानून और न्याय को समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं मानता, यानी कृत्रिम संगठन नहीं मानता, वरन आत्मा का आंतरिक गुण समझता है। आत्मा और नैतिकता दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। यानी उन्होंने क्या कहा कि न्याय समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे होब्स, लॉक और रूसो जैसे समझौतावादी विचारकों ने कहा, और कार्यकारण सिद्धांत के प्रतिपादक ग्लाउकन ने कहा, और प्लेटो ने इसका खंडन करते हुए कहा कि कानून क्या है कि न्याय और समझौते पर आधारित बाह्य वस्तु नहीं मानता वरन आत्मा का आंतरिक गुण मानता है, यानी नैतिकता के साथ जुड़ा है। न्याय का गुण स्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है। न्याय का पालन भय या तर्कशक्ति के कारण नहीं वरन स्वाभाविक रूप से होता है। यानी उन्होंने क्या कहा कि न्याय भय पर आधारित नहीं वरन क्या है, व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है और न्याय का पालन भय द्वारा नहीं वरन मनुष्य क्या है, स्वाभाविक रूप से ही करता है। तो आज हमने यानी क्वेश्चन स्टार्ट किया था प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, जिसमें हमने स्टार्टिंग की प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा किससे संबंधित है, नैतिकता से संबंधित है। इसके साथ ही प्लेटो ने अपने समय में प्रचलित जो न्याय से संबंधित सिद्धांत थे उनका क्या है, खंडन किया।
कौन कौन से सिद्धांत थे? अपन ने 3 सिद्धांत पढ़े, परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत और कार्यकारण सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत में हमने 2 विचारक पढ़े, सिफालस और उनके पुत्र के बारे में, जिन्होंने सिफालस ने क्या कहा कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है, जबकि पॉलीमार्क्स ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। इन धारणाओं का खंडन करते हुए प्लेटो ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। इसके साथ ही परंपरागत सिद्धांत के साथ हमने दूसरा क्रांतिकारी सिद्धांत पढ़ा। क्रांतिकारी सिद्धांत के प्रतिपादक थे थ्रेसीमैक्स। थ्रेसीमैक्स ने कहा कि शक्ति ही सत्य है। इस सिद्धांत का भी प्लेटो ने खंडन किया और उन्होंने कहा कि शासक वर्ग स्वयं अपने हितों के लिए शासन करता है और अन्याय न्याय से शेषकर है, और उन्होंने शक्ति ही सत्य की इस प्रकार यानी सुधार कर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि शासक का लक्ष्य प्रजा के दोषों, दुखों और कठिनाइयों को दूर करके उनका कल्याण करना है, यानी शक्ति पर आधारित न होकर समाज कल्याण पर आधारित उन्होंने विवेचना की। इस उनका दूसरा विचार के संबंध में उनका कथन है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है, यानी प्लेटो की धारणा में नैतिकता का अंश विद्यमान है। और उनकी जो प्रसिद्ध कृति है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने न्याय संबंधी धारणा का विस्तृत रूप से विवेचन भी किया है। तीसरा हमने पढ़ा कार्यकारण सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक थे ग्लाउकन, और उन्होंने क्या कहा, न्याय क्या है? भय का शिशु है, यानी न्याय का पालन हम भय द्वारा, यानी न्याय का पालन हम क्यों करते हैं? दंड शक्ति के भय के कारण ही हम न्याय करते हैं। इसका भी प्लेटो ने खंडन करते हुए कहा कि न्याय का पालन हम भय द्वारा नहीं, बल्कि व्यक्ति न्याय का पालन इसलिए करता है कि वह व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है, और न्याय का पालन भय तथा शक्ति के कारण नहीं वरन स्वाभाविक रूप से होता है, यानी व्यक्ति अपनी आत्मा से नैतिकता के नाते ही नियम और कानूनों का पालन करता है ताकि समाज में न्याय और व्यवस्था बनी रह सके। तो आज हमने 3 सिद्धांत पढ़े, उनके प्रतिपादक पढ़े और उनके विचार पढ़े, और उनकी प्लेटो ने अपने विचारों से किस तरह पुष्टि की। अब हम